प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को दी 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। मेहसाणा भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन राष्ट्र को की समर्पित। कहा, अतीत की विरासत, वर्तमान की शक्ति और भविष्य की संभावनाएं हैं राजस्थान के पास। पीएम मोदी का गहलोत सरकार पर वार। कहा, अपराध में टॉप पर राजस्थान, अराजकता, दंगे, पत्थरबाजी से बदनाम हुआ सूबा। गहलोत सरकार की विदाई का काउंटडाउन हो चुका है शुरू। हमारा एक ही चेहरा, कमल निशान। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को दिया 19,000 करोड़ के विकास का उपहार। 2 लाख से अधिक घरों के गृह प्रवेश का शुभारंभ। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे को भी किया राष्ट्र को समर्पित। कहा, जिसे कोई नहीं पूछता उसे मोदी पूछता है और पूजता है। बिहार में जातिगत सर्वे की रिपोर्ट जारी होने पर सियासी घमासान। भाजपा ने कहा, रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं। मांगा आर्थिक सामाजिक सर्वे का आंकड़ा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, जाति जनगणना को था हमारा समर्थन। मनरेगा पर टीएमसी के आरोपों के केंद्र सरकार ने किया खारिज। पश्चिम बंगाल में मनरेगा सहित कई ग्रामीण विकास योजनाओं में धांधली का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीबीआई जांच की कही बात। अनुराग ठाकुर ने भ्रष्टाचार पर ममता सरकार को घेरा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को देश ने किया नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। पीएम ने कहा, बापू के सपनों को पूरा करने की दिशा में करते रहेंगे काम। चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 के नोबेल अवार्ड का ऐलान। कोविड के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को पुरस्कार। इनकी खोज की बदौलत mRNA वैक्सीन का विकास हो पाया संभव। एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। एनसी सोजन ने लॉन्ग जंप में जीता रजत पदक। वहीं महिलाओं के स्टीपल चेज में पारुल चौधरी ने जमाया रजत पर कब्जा और प्रीति ने जीता कांस्य पदक। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौरे पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने चित्तौड़गढ़ में राज्य को जिन विकास परियोजनाओं की सौगात दी, उससे तरक्की के ढेरों रास्ते खुलने के साथ ही रोजगार के बड़े अवसर भी पैदा होंगे। कैसे ये योजनाएं राजस्थान के लिए सहायक साबित होंगी, ये रिपोर्ट देखिए। आज चित्तौड़गढ़ में 7,200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ है। देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने का अभूतपूर्व अभियान चल रहा है। मेहसाणा से भटिंडा तक की गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस पाइपलाइन से पाली हनुमानगढ़ सेक्शन का आज लोकार्पण किया गया है। इससे राजस्थान में इंडस्ट्री का विस्तार होगा, हजारों नए रोजगार बनेंगे। आज यहाँ रेलवे और सड़क से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी हुआ। इन सारी सुविधाओं से मेवाड़ की जनता का जीवन आसान होगा। यहाँ रोजगार के नए अवसर बनेंगे। ट्रिपल आईटी का नया कैंपस बनने से एजुकेशन हब के रूप में कोटा की पहचान और सशक्त होगी। अब यहाँ नाथद्वारा टूरिस्ट इंटरप्रिटेशन एवं कल्चरल सेंटर का लोकार्पण होगा। ये जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर, सीकर में खाटू श्याम मंदिर और राजसमंद में नाथद्वारा के पर्यटन सर्किट का हिस्सा है। इससे राजस्थान का गौरव भी बढ़ेगा और पर्यटन उद्योग को भी बहुत लाभ होगा।
पीएम मोदी आज जब राजस्थान और मध्य प्रदेश पहुंचे तो विरोधियों खासकर कांग्रेस पर हमलावर नजर आए। पीएम मोदी ने राजस्थान में कन्हैया लाल हत्याकांड जैसे प्रकरण को उठाकर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए तो महिला सुरक्षा को लेकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राजस्थान के मेवाड़ में पीएम मोदी ने राज्य की अशोक गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। शौर्य की गाथाओं से विभूषित नगरी चित्तौड़गढ़ में पीएम मोदी ने कहा कि 5 साल की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की साख को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे रहे और आधी कांग्रेस उन्हें कुर्सी से हटाने में लगी रही। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ के अपराधी, दंगाई, भ्रष्टाचारी और कांग्रेस नेता खुद को सरकार मान बैठे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर, बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं और वीडियो बनाकर गर्व से वायरल कर देते हैं। कांग्रेस सरकार को उसमें भी वोट बैंक की चिंता सताती है। कोई भी तीज त्योहार राजस्थान में शांति से मना पाना संभव नहीं है। कब दंगे भड़क जाए, कब कर्फ्यू लग जाए, कोई नहीं जानता। सामान्य जन को जीवन की चिंता, व्यापारी को व्यापार की चिंता और कामगार को काम की चिंता, ये माहौल कांग्रेस ने राजस्थान में बना दिया है। पीएम ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर नौजवानों को धोखा दिए जाने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भाजपा सरकार आने पर पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के युवाओं के साथ जो धोखा किया गया है, भाजपा उसकी तह तक भी जाएगी। यहां के पेपर लीक माफिया को, पेपर लीक माफिया, खदान माफिया सुनते थे हम, पेपर लीक माफिया। मैं राजस्थान के नौजवानों को वादा करता हूं, नौजवानों मुझ पे भरोसा करना, ये पेपर लीक माफिया का पाताल में भी जाकर उसका हिसाब किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अशोक गहलोत को पता है कि कांग्रेस की विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने खुद पहले ही भाजपा को बधाई दे दी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भाजपा की सरकार बनने पर जनहित के मामलों को बंद नहीं किया जाएगा। दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को भले भरोसा ना हो कि गहलोत जी जा रहे हैं, लेकिन गहलोत जी को खुद को भरोसा है कि वो जा रहे हैं। वो अब आग्रह कर रहे हैं कि भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी योजनाओं को बंद ना किया जाए। मैं राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भले गहलोत जी की सरकार ने योजनाएं चालू की होगी, लेकिन जनहित की किसी योजना को भाजपा सरकार बनने के बाद उसको रोकेगी नहीं, उसको अच्छा करने का, बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। पीएम मोदी ने बड़ा वादा करते हुए कहा कि सरकार बनने पर राजस्थान में हर गरीब को पक्की छत दी जाएगी और हर घर तक नल का कनेक्शन दिया जाएगा। भाजपा सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी, यह साफ करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा चेहरा सिर्फ कमल है। सावरिया सीट की इस पावन धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारवां जब मंच की ओर बढ़ा तो दोनों ही छोरों से आम जनता ने उनका पुष्पों के जरिए स्नेह वंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर नए राजस्थान के विकास की अवधारणा को सामने रखा। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री पर भी साफ निशाना साधा और कहा कि कुर्सी को बचाने के जखोड़ में वो आम जनता की पीड़ा और उनके कष्टों को भी भूल गए हैं। कैमरामैन संजय जैना के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, चित्तौड़गढ़।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर भी पहुंचे तो उन्होंने राज्य को 19,000 करोड़ से ज्यादा की विकास सौगात दी। पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार को चंबल संभाग की बदहाली के लिए घेरा तो कांग्रेस को बीते 60 साल के कामों को भी कटघरे में खड़ा किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के समय में लोग चंबल में जाने से डरते थे, लेकिन अब विकास से पूरे इलाके में संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं। पीएम मोदी का सभा स्थल पर जोरदार स्वागत किया गया। अब यहाँ लगभग 19,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है और मैं देख रहा था इतनी बार कर्टेन खुले कि आप तालियां बजाते थक गए। आप कल्पना कर सकते हैं एक साल में कोई सरकार जितने लोकार्पण और शिलान्यास का काम नहीं कर सकती, आज एक दिन में हमारी सरकार कर सकती है। मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार की तरफ से राज्य की जनता को मिली विकास की ये बड़ी सौगात है। सोमवार को ग्वालियर में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य को लगभग 19,260 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। पीएम ने दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। इसे लगभग 11,895 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। पीएम मोदी ने 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अलग अलग सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित 2,20,000 से अधिक घरों के गृह प्रवेश का भी शुभारंभ किया। साथ ही पीएम ने लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से पीएम आवास योजना शहरी के तहत निर्मित घरों का भी लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने और भी कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। पीएम मोदी ने भाजपा सरकार के विकास कार्यों की सराहना करते हुए विपक्षी दलों की समाज को बांटने वाली राजनीति की आलोचना की। 60 साल कोई कम समय नहीं होता है। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था। उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए। ये उनकी नाकामी है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने गारंटी दी है कि अगले कार्यकाल में दुनिया की टॉप इकोनॉमी में एक नाम हमारे हिंदुस्तान का होगा। इससे भी सत्ता के भूखे कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए अपनी सरकार के प्रयासों को भी गिनाया। पहले अनेक सरकारें आई गई, हमारी बहनों को लोकसभा और संसद में 33% आरक्षण के झूठे वादे करके बार बार वोट मांगे गए, लेकिन संसद में साजिश करके कानून बनाने से रोका गया, बार बार रोका गया। लेकिन मोदी ने बहनों को गारंटी दी थी और मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। पीएम मोदी ने कहा कि ग्वालियर चंबल आज अवसरों की भूमि बन रहा है। जरूरतमंदों की मदद के लिए अपनी प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि जिनको किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी पूछता है, मोदी पूछता है। ये विकास विरोधी लोग जहां जाते हैं वहां तुष्टीकरण भी आता है। इससे गुंडे, अपराधी, दंगाई और भ्रष्टाचारी बेलगाम हो जाते। महिलाओं पर, दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ते। बीते सालों में इन विकास विरोधियों के राज्यों में क्राइम और करप्शन सबसे अधिक बढ़ा है। मध्य प्रदेश को इसलिए इन लोगों से बहुत सावधान रहना है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार हर वर्ग, हर क्षेत्र तक विकास पहुंचाने के लिए समर्पित है। जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूछता है, मोदी पूजता है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के लिए ग्वालियर का बेपनाह प्यार भी देखा गया। कार्यक्रम स्थल पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। लोगों ने पीएम के अभिनंदन में मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। पीएम ने लोगों का इस प्रेम के लिए आभार जताया।
कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। बिहार में बीते लंबे समय से जाति जनगणना की मांग होती रही है, लेकिन नीतीश सरकार ने राज्य आधारित जाति जनगणना कराकर उसके आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। इन आंकड़ों के बाद एक बार फिर से राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। जहां जेडीयू और आरजेडी इसे अपनी बड़ी जीत बता रहे हैं, तो भाजपा ने इस प्रकार की रिपोर्ट को आधा अधूरा करार दिया और नीतीश सरकार पर अपने कार्यकाल में तमाम जातियों के लिए किए गए कामों का हिसाब मांगा। बिहार की नीतीश सरकार ने एक बड़ा दांव चलते हुए जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक राज्य की कुल आबादी करीब 13 करोड़ है। रिपोर्ट के मुताबिक अति पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 36% है और पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 27% के करीब है और सामान्य वर्ग की आबादी 15.52% है। ये स्टैटिस्टिक्स ये फाइनल वर्ड नहीं है, अभी तो ये स्टेज 1 है जहां आपके पास आंकड़े आ गए। ये आंकड़ा सुलभ करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। जो 100% कवरेज है, इट इज टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। अगर उसमें कहीं त्रुटि प्राप्त होता है तो we'll see as to what is to be done। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इन आंकड़ों को जारी कर राहुल गांधी के जातीय जनगणना के मुद्दे पर बढ़त ले ली है। हालांकि भाजपा का आरोप है कि सरकार इन जातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करने में असफल रही है। नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसे आर्थिक सामाजिक सर्वे माना था, लेकिन इस जनगणना में आर्थिक आंकड़े नजारा दिखाई देते हैं। भाजपा इसे आधी अधूरी रिपोर्ट बता रही है। ये जो एक लगा रहे थे कि बड़ी चमत्कार, बड़ा बदलाव, अरे सबको जानकारी है जो आप बता रहे हैं वो लगभग डाटा आंकड़ा तो सबको पता है। हाँ, कुछ जब आएगा अति पिछड़ा का या पिछड़ा का डिटेल एरिया वाइज, तब पता चलेगा कि गणना का सच्चाई क्या है। अभी सिर्फ जातियों की गणना नीतीश कुमार जी ने बताया है, वो किस मैकेनिज्म से किए हैं वो सारे रिपोर्ट हम लोग लेंगे, तब फिर इस पर विस्तृत बयान भारतीय जनता पार्टी देगी। भारतीय जनता पूर्ण रूप से जातीय सर्वेक्षण का समर्थक रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रिपोर्ट को भ्रामक बताया है। उन्होंने बिहार सरकार से रोजगार और विकास कार्यों पर रिपोर्ट कार्ड जारी करने की मांग की है। 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। उधर आरजेडी और जेडीयू समेत कई अन्य दलों ने रिपोर्ट का स्वागत किया है। एक बहुत ही वैज्ञानिक डेटा को इकट्ठा करने का प्रयास किया है, जो कि सरकार के लिए नियम बनाने में, नीतिगत फैसले लेने में उसके नियत का पता चलेगा कि वाकई में जो पिछड़े दलित पिछड़े लोग हैं उनके विकास का एक मापदंड तैयार किया जा सकता है। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद INDIA गठबंधन ने जातिगत जनगणना को लेकर आवाज तेज कर दी थी। राहुल गांधी ने इसे पार्टी का बड़ा मुद्दा बनाया है, लेकिन अब सवाल राहुल गांधी के सामने भी है कि इसी तरह का सर्वे कर्नाटक सरकार ने भी कराया था। क्या सिद्धारमैया की सरकार अपनी पुरानी रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी? बीजेपी राहुल गांधी पर यही आरोप लगाती है कि 2011 के जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को क्यों चिदम्बरम ने व्यवहारिक नहीं माना था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर देश ने उन्हें याद किया। बापू की समाधि स्थल पर जाकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, तो देश भर में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से बापू को याद किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश जारी करते हुए लिखा कि मैं गांधी जयंती के विशेष अवसर पर महात्मा गांधी को नमन करता हूं। उनके द्वारा दी गई शिक्षा हमें आगे का रास्ता दिखाती है। महात्मा गांधी का वैश्विक प्रभाव संपूर्ण मानव जाति को एकता और करुणा की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। इस अवसर पर राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के भी 100 से ज्यादा कैडेट्स मौजूद रहे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पुष्पांजलि के बाद एनसीसी कैडेट्स ने भी बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
महात्मा गांधी की जयंती पर उनकी समाधि स्थल राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। यहाँ पर काफ़ी संख्या में एनसीसी कैडेट भी मौजूद रहे। आप बताइए किस तरह का संदेश देते हैं बापू? सर, बापू ये बताते हैं कि नॉन वायलेंट हमेशा रहना चाहिए। वो अहिंसा की तरफ हमेशा से ही रह गए हैं। बापू जी का कहना है कि हमेशा अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए और उन्होंने हमेशा से ही अहिंसा के पाथ को फॉलो किया था। आज़ादी के वक्त जो अलग अलग गुटों में बटा हुआ था, गांधी जी ने जो सबको एक किया है, उसी को यहाँ पर आज राजघाट पर प्रदर्शित किया गया है। संविधान सदन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम सांसद मौजूद रहे। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश देने वाले महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद सत्ता के खिलाफ उनके शांति और अहिंसा के मंत्र ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका अदा की। ब्यूरो इनपुट के साथ गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर देश भर में याद किया गया। तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने बापू को याद किया तो आम लोगों ने भी बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों ने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में महात्मा गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गांधी पार्क में बापू प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। शिमला में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित एक प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पोरबंदर में महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। गांधी जयंती के अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। रांची में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर राजभवन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के सिविल सचिवालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा और चरखा का अनावरण किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मौके पर श्रीनगर में रन फॉर पीस कश्मीर मैराथन 2023 का आयोजन किया। गुजरात के साबरमती आश्रम में गांधी जयंती पर सर्वधर्म सभा आयोजित की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली के गांधी स्मृति में महात्मा गांधी की जयंती पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को तेलंगाना के निजामाबाद की 1 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे, जहां पर पीएम मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं इस दौरान पीएम मोदी बिजली, रेल और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से जुड़ी करीब 8,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इनमें तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना के फेज 1 की 800 मेगावाट इकाई राष्ट्र को समर्पित की जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री धर्माबाद, मनोहराबाद और महबूबनगर कुरनूल के बीच विद्युतीकरण परियोजना एवं 76 किलोमीटर लंबी सिद्दीपेट सिकंदराबाद सिद्दीपेट ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तेलंगाना में स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन के तहत पूरे प्रदेश में बनाए जाने वाले 20 क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखेंगे।
नई दिल्ली के सेंट्रल पार्क में आयोजित स्वस्ति क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आज समापन हो गया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित इस महोत्सव में भारतीय लोक नृत्य और जनजातीय नृत्यों की झलकियां देखने को मिली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान नागालैंड से आए कॉयर ग्रुप और ओडिशा से आए प्रिंस डांस ग्रुप ने अपनी प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संत ईश्वर सम्मान समारोह में भाग लिया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 21 वर्षों से ये संस्था सामाजिक बदलाव के लिए काम कर रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 21 वर्षों से ये संस्था लगातार सामाजिक क्षेत्र के अंदर समाज के उन अभाव वंचित गरीब व्यक्तियों के जीवन के बदलाव के लिए काम कर रही है। इस संस्था को के फाउंडर जिन्होंने अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस सम्मान से जिन्हें नवाजा जा रहा है वो ऐसे लोग हैं जो नाम के लिए नहीं बल्कि समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं। ये पुरस्कार कभी कभी कुछ एक ऐसे समाज के हमारे मित्रों को दिए जाते हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रहती और वो स्वयं पुरस्कार के लिए इसलिए अपेक्षित नहीं रहते क्योंकि उन्हें ना उनके पास ये समय होता है ना उस प्रकार की उनकी सोच होती है। लेकिन जब संत सम्मेश्वर ईश्वर सम्मान उनको प्राप्त होता है तो आप केवल उनको सम्मान नहीं दे रहे, ना ही आप केवल अपना चित्र खिंचवा रहे हैं, आप समाज की एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। चीन के शहर हांगझू में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय दल का शानदार प्रदर्शन जारी है। महिलाओं के लॉन्ग जंप में भारत की एनसी सोजन ने रजत पदक जीत लिया है। एनसी ने 6.63 मीटर के जंप के साथ रजत पर अपना कब्जा जमाया। एशियाई खेलों में महिलाओं के स्टीपल चेज में भारतीय एथलीट्स ने रजत और कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमा लिया। भारत की पारुल चौधरी ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में रजत पदक हासिल करने में सफलता हासिल की। वहीं इसी स्पर्धा में भारत की ही प्रीति ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 19वें एशियाई खेलों के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रतियोगिता के अंतिम पूल मैच में भारत ने बांग्लादेश को 12-0 के बड़े अंतर से हराकर अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की की। भारत की तरफ से हरमनप्रीत और मनदीप सिंह ने 3-3 गोल जबकि अभिषेक ने 2 गोल किए। इनके अलावा अमित रोहिदास, ललित नीलकंठ शर्मा और गुरजंट सिंह ने 1-1 गोल किए। 19वें एशियाई खेलों के 9वें दिन भारत ने कांस्य पदक के साथ दिन की शुरुआत की है। रोलर स्केटिंग में भारत को यह कांस्य पदक मिला है। महिलाओं की स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर में संजना भटुका, कार्तिका जगदीश्वरन, हीरल साधु और आरज्जू कस्तूरी कांस्य पदक जीतने में सफल रहीं। उन्होंने 4 मिनट 34.861 सेकेंड में दौड़ पूरी की। रोलर स्केटिंग में भारत को एक और कांस्य पदक मिल गया। पुरुषों की 3000 मीटर रिले फाइनल में भारत 4 मिनट 10 सेकंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहा। भारतीय टीम में आर्यनपाल घुमन, आनंद कुमार विल कुमार, सिद्धांत कामले, विक्रम इंगले शामिल थे। चीनी ताइपे ने स्वर्ण जबकि दक्षिण कोरिया ने रजत पदक जीता। टेबल टेनिस के महिला युगल में भारत ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। भारत की ओर से सुतीर्था और एहकिया मुखर्जी की जोड़ी ने भारत को यह पदक दिलाया। हालांकि आज खेले गए सेमीफाइनल में इस भारतीय जोड़ी को उत्तर कोरियाई टीम से हारकर कांस्य से संतोष करना पड़ा। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की शुरुआत हो गई है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको और ड्रू वेसमैन को दिया गया। इन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए यह सम्मान दिया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।